हेलो तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फिर से पुराने चैनल पर। तो दोस्तों आज हम किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं वो आप ऊपर देख सकते हो। और फिर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा कि भारत का संविधान किसने लिखा। दोस्तों आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता हुआ 26 जनवरी है। 26 जनवरी को दोस्तों क्या होगा वो तो आप अच्छी तरह से जानती होगी। फिर भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी को हमारा संविधान था वो लागू हुआ था। अब दोस्तों हमारी इस विषय पर बात होती है कि संविधान किसने लिखा था, किसने इसको बनाया था। और बहुत से लोगों का इस बात में बहुत भ्रम रहता है, एक दूसरे को इसके पीछे गाली भी देते हैं। तो दोस्तों इससे जानने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिए। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। लेकिन जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आप यह वाक्य वापस लीजिए जी। वो निर्माता नहीं है, वो 100 लोगों की कमेटी थी, सबने मिल के बनाया था, वो नहीं बनाए थे। नहीं, लेकिन वो उसके अध्यक्ष थे और अध्यक्ष से क्या होता वो तो सब, और वो उसके अगवा थे। उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाई। तो आप कह रहे हैं वो सबसे पहला संविधान है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को माना कि अन्याय का ग्रंथ है। सुनिए, मुझे दुख की बात क्या है, यदि अम्बेडकर साहब को संस्कृत आती होती ना, ऐसी गलती नहीं करते। मनुस्मृति की अंग्रेजी की व्याख्या देकर उन्होंने मनुस्मृति चलाई, उनकी जीवन की बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें यहाँ तो संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, उनको तो खुद जर्मनी जाकर इसे पढ़ना पड़ा। सुनिए, ऐसा नहीं, संस्कृत पढ़ने से हमारे यहाँ किसी को नहीं रोका गया। क्या आप बाबा अम्बेडकर को सामाजिक न्याय का नायक मानते हैं? कहीं कहीं बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति में जलाया उन्होंने, बिल्कुल नहीं मानता, न मानूंगा। क्योंकि ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। बाबा साहब को इनके जो तर्क दिए थे उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा और जो संविधान बनाया था वो 100 लोगों ने, जबकि ना तो अगर आप ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करोगे ना तो उसमें 100 लोग थे, और ना जो पूरा संविधान की जो कमेटी थी उसमें अगर बात करोगे तो उसमें भी 100 लोग नहीं थे। तो इनको 100 लोग जो 100 लोग से थे, 100 पीपुल्स थे, वो कहाँ से मिले। चलो पहली बात तुम्हारी ये होती है। दूसरी बात कहते हैं कि उनको बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अरे भाई साहब, इनको बाबा को कोई बताए जो सूरदास हैं कि उनको 10 भाषाओं का ज्ञान था। पता है कि नहीं आपको? उनको 10 भाषाओं का ज्ञान था। इतने बड़े उपाधि, विदेशों से उपाधि करके डिग्रियां लेके आए थे, और ये कह रहे हैं कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। संस्कृत का ज्ञान नहीं था कि उन्होंने, अगर संस्कृत का ज्ञान होता तो वो मनुस्मृति नहीं फाड़ते। अरे ये लोग क्या जाने कि उन्होंने मनुस्मृति क्यों फाड़ी थी। ये कुछ नहीं जानते, बस आएंगे ज्ञान देंगे। और देखो हमारे एक सूरदास जी थे, उन्होंने कितने किताबें लिखी, कितने बढ़िया तरह से लोग आज उनको भी पढ़ते हैं। उनको आज लोग पढ़ते हैं, जबकि वो आंखों से नहीं देख सकते थे। वो लोगों को नहीं देख सकते, लेकिन लोग उनको देखकर पढ़ के समझते हैं। और ये ऐसे हैं कि ये ना तो देख सकते हैं, सिर्फ उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं, लोगों को भड़काते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान किसने लिखा। बहुत से लोग मानते हैं कि BN राव ने लिखा, कि बाबा साहब का कुछ महत्वपूर्ण इसमें योगदान नहीं था। उसी बात पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संविधान लिखा था BR अम्बेडकर जी ने लिखा था। मैं आपको इसके साथ प्रूफ के साथ बताऊंगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा, आपको बहुत बढ़िया तरह से समझाऊंगा। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि BN राव कौन थे। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि BN राव ने संविधान लिखा था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि BN राव संविधान के निर्माता नहीं है, वो सिर्फ एक सलाहकार थे। और सलाहकार का आप जान सकते हो कि जैसे अगर कोई, आप ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे संविधान बाबा साहब ने बेशक लिखा था। अब ये नहीं है कि जितने भी आर्टिकल थे उन्होंने स्वयं बनाए थे। 7 लोगों की कमेटी थी। उन 7 लोगों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले नंबर पर आते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो संविधान के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जिनकी जो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्य में पहले जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर पर आते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे पर आते हैं दोस्तों KM मुंशी। और 5वें पर आते हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 6वें पर आते हैं दोस्तों BL मित्तर। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके कारण इनके स्थान पर बाद में आए थे N माधव राय। और 7वें पर हैं दोस्तों DB खेतान, जिनका निधन हो गया था संविधान बनने से पहले ही। तो इनके बाद आए थे TT कृष्णमाचारी आए।
इनके स्थान पर आए थे। अब दोस्तों ये 7 सदस्य तो थे, लेकिन इनमें से 2 की, एक का स्वास्थ्य खराब हो गया, एक की मृत्यु हो गई, और कई लोग थे जो कि अपने काम के कारण से बाहर विदेशों में चले गए थे, दिल्ली या विदेशों में चले गए थे। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भार आ गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के कंधों पर। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बाबा साहब आर्टिकल बनाते थे, आपको पता ही होगा कि बाबा साहब विदेशों से पढ़ के आए थे, उनके पास बहुत डिग्रियाँ थी, तो उनको दूसरे जो संविधान थे विदेशों से, आपको पता चलता होगा आप जब संविधान को पढ़ते होगे कि ये अनुच्छेद हमारा यहाँ से लिया गया, कि वो अनुच्छेद हमारा इंग्लैंड से लिया गया, कि ये वहाँ से अमेरिका से लिया गया, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से आए। और आप जानते ही होंगे कि बाबा साहब थे जो कि सिर्फ वही विदेशों से पढ़े थे, तो उनको सबका ज्ञान था कि किस देश में कौन सा आर्टिकल उनको अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने उस आर्टिकल वहाँ पर विदेशों में जाके पढ़े थे, फिर उन्होंने यहाँ पर आके लिखा संविधान में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संविधान तो लिखा था उन्होंने, लेकिन कोई संविधान लिखने से पहले उनकी जो कमेटी थी, जो पहले दोस्तों पूरे संविधान सभा कब बनी थी वो आपको बताना चाहूँगा कि 26 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इसकी संविधान सभा की पहली बैठक होती है हमारी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को बैठक हुई थी, इसमें 386 सदस्य पहले थे, लेकिन बाद में रह गए 299 सदस्य। अब जो भी दोस्तों आर्टिकल बनते थे, तो जैसे आपको पता होगा कई बैठक हुई थी, उसमें चर्चा की जाती थी कि ये आर्टिकल हमने, जैसे बाबा साहब ने कि ये आर्टिकल हमने डाला है, उस पर सभी लोग चर्चा करते थे कि ये आर्टिकल सही है कि नहीं, अगर इसमें कोई गलती थी तो वो सभी लोग मिलकर शुद्धिकरण करते थे। उसको शुद्धिकरण करने के बाद वो जो था वो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल था वो संविधान में लिखा जाता था। अब आपको दोस्तों पता ही होगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। अब दोस्तों आप समझ सकते हो कि कोई एक व्यक्ति 2 साल 11 माह 18 दिन मिलकर या पूरी कमेटी के द्वारा मिलकर वो संविधान लिखा गया। मिले तो सब थे, 299 सदस्य थे तो सभी थे, तो लेकिन उसमें से लिखा किसने था, हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही रहता है। आपको जहाँ तक है तहाँ तक वो इस वीडियो में पता भी चल चुका होगा, और मैं बता भी रहा हूँ आपको कि किन किन लोगों का इन पर महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप दोस्तों वो समझ सकते हो कि लोग तो मान लीजिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि जैसे किसी की शादी होती है तो एक दूल्हा रहता है और बहुत से बाराती जाते हैं, तो उसमें जो दूल्हा रहता है, जैसे कहते हैं सभी लोग के शादी में जा रहे हैं, तो शादी किसकी होती है? दूल्हे की। लेकिन जाते कितने हैं कि 50 लोग 100 लोग जाते हैं, तो अब ये तो कहोगे नहीं कि दुल्हन सभी लोग लेके आए हैं, दुल्हन एक ही लोग लेके आया। उसी प्रकार से दोस्तों ये है कि कमेटी में तो बहुत से लोग थे, लेकिन जो संविधान लिखा था बाबा साहब ने लिखा था। वो क्या करते थे, उसको सिर्फ समझते थे कि ये हमारा आर्टिकल सही है कि नहीं, उसको जानते थे, और उसमें थोड़ा शोध वोध करते कि जैसे ये थोड़ा आर्टिकल कमज़ोर सा लग रहा है कि इसको उठाना चाहिए, कि इसको बनाना चाहिए कि नहीं। लेकिन संविधान किसने लिखा? बाबा साहब ने। हमारी ये बात यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक कोई टीचर हूँ, मैं कोई बुक बना रहा हूँ, आप मेरे हो राइटर, यानी कि आप मेरी बुक को छापोगे, ठीक। तो मैंने संविधान, यानी मैंने एक बुक लिखी। जैसे मान लीजिए मैं एक मैथ का टीचर हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए मैं एक मैथ का टीचर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जैसे कोई मान लीजिए मैं एसएससी की तैयारी करा रहा हूँ बच्चों को, तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रहेंगे PYQ वो ढूंढूंगा, कौन सा क्वेश्चन आया है, मुझे कौन से क्वेश्चन बनाने, तो मैं उनकी क्या करूँगा, एक बुकलेट बनाऊँगा, पूरा उनका संग्रह बनाऊँगा। जैसे कि हमारे चैप्टर्स होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन और एवरेज, और दोस्तों बहुत से चैप्टर हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, परसेंटेज है कि परसेंटेज के मैंने 200 क्वेश्चन PYQ लिए, थोड़े एक्स्ट्रा अपने एफर्ट लगा के उसको जोड़े उसमें। अब दोस्तों मेरा एक बुकलेट बन के तैयार हो जाती है। मान लीजिए मैंने बुकलेट बनाई 400 पेज की बुकलेट बनाई। अब मेरा एक मान लीजिए कोई सलाहकार है, जैसे कि वो भी पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत जानता है, तो उसने कहा कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अब आने वाला नहीं है, क्योंकि ये मान लीजिए 2015 में पूछा गया है, तब से अभी तक पूछा नहीं गया है। अब जो आयोग है वो नए क्वेश्चन उठा रहा है, तो दोस्तों वो यानी सर आप इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। तो मुझे को उनकी बात अच्छी लगती है, तो चलो मैं हटा देता हूँ। और फिर एक हमारे राइटर हैं जो उस बुक को, जैसे राइटर तो मैं ही था, लिखी मैंने थी, लेकिन जो थे वो उस बुक को क्या करेंगे, छापेंगे। अब वो कहते हैं कि चलो वो छाप देते हैं। अब आप कहोगे एक हमारी बुकलेट बन के तैयार हो जाती है, आप बताओगे मुझे कि वो बुकलेट किसने बनाई थी। अब आप कहोगे कि बुकलेट छापी तो उन्होंने थी,
तो आप कहोगे कि ये तो जो छापने वाले थे उन्होंने बुकलेट छापी है, कि ये तो बुकलेट आपकी नहीं है, यानी आप मेरा नाम इस निशान उससे बुक से हटा दोगे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं था। अब बताइए, ऐसे ही बाबा साहब का हुआ है कि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि बी एन राव दोस्तों, मान लीजिए देखो, हम किसी को ना गाली देते हैं क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं, और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि संविधान को मानने वाले कभी किसी को ना गाली देते हैं, सभी को समान समझते हैं। तो वही मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग होते हैं कि बाबा साहब को उल्टा सीधा बोलते हैं कि जो संविधान है बी एन राव ने लिखा। अरे वो अनपढ़ लोग हैं, वो क्या जाने। अगर आपको मेरी बात से सहमति है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के बारे में, बहुत से लोगों का बाबा साहब के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके बारे में ज्ञान तो होता नहीं है, वैसे ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो आप दोस्तों यह देख ही चुके होंगे। अब दोस्तों आप 2 साल के 18 दिन के जो संविधान में लगा था, उसको जो बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जो दोस्तों हम संविधान दिवस बनाते हैं, उसी दिन को हमारा ये संविधान बना था, जो बन के पूरा तैयार हो गया था। इसी दिन को 26 नवंबर आप देखते होंगे दोस्तों कि संविधान दिवस बनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है, किसी भी देश का संविधान नहीं है जो कि इतने दिनों में, इतनी सालों में किसी एक बढ़िया विज्ञता के अनुसार जो लिखा गया हो, उसके बारे में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। अब इसमें बाबा साहब का क्या महत्वपूर्ण स्थान था वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा साहब ने जितने भी आर्टिकल थे उनका बहुत बढ़िया मजबूती तरीके से बनाया था। दूसरा था इनका कि कमज़ोर वर्गों के लिए अधिकार सुरक्षित किए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों इसलिए था बाबा साहब का। और जो SC ST के लोग यानी जो बहुजन समाज के लोग होते हैं वो बाबा साहब को इसलिए मानते हैं क्योंकि जो भी उनके जो आर्टिकल थे वो बाबा साहब के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरह से लिखे गए थे, बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित किए गए थे। SC ST लोगों को अलग से रिजर्वेशन देकर उनको बहुत ही बढ़िया तरह से सुरक्षित किया गया था। और दोस्तों तीसरा जो स्थान था लोकतंत्र, समानता और न्याय की नींव रखी थी। बाबा साहब ने ये बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बाबा थे सूरदास बाबा, आप जो वीडियो में देख चुके होंगे, वो कह रहे थे कि बाबा साहब को यानी संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, अगर उनको होता तो वो मनुस्मृति नहीं फाड़ते। अब ये क्या जाने, ये पढ़े लिखे तो है नहीं क्योंकि देख सकते नहीं है तो इनको कुछ पढ़ नहीं सकते या वो नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, अपना व्हाट्सअप ज्ञान पे लेंगे, यूट्यूब ज्ञान पे लेंगे। यानी कोई किसी ने कह दिया कि ये उसने नहीं किया। आज के लोगों करीब 80% जो जनता है हमारी भारत की वो ऐसे ही बहकावे में आती है और बस ऐसे ही करती है। अब आप देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब को कौन कौन सी भाषाओं का तो ज्ञान था। दोस्तों पहली हमारी आती है हिंदी, दूसरे नंबर पर आती है मराठी, तीसरे पर आती है संस्कृत, चौथे पर आती है उर्दू, और फिर आती है फारसी, गुजराती, बंगाली, पाली, प्राकृत। और जो फारसी थी दोस्तों, ये करीब मिलाकर बाबा साहब को 10 भाषाओं का ज्ञान था। तब दोस्तों आपको पता है 1940 से 1950 के बीच में कितनी भाषाएं थी? तब दोस्तों करीब 14 भाषाएं थी, उसमें से बाबा साहब को 10 भाषाओं का ज्ञान था। अब आप समझ सकते हो कि वो कितने पढ़े लिखे थे और कितनी समझदारी थी उनमें। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान में भाषाएं हैं वो आपको पता ही होगा कि 22 भाषाएं हैं, लेकिन दोस्तों भाषाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि जो संविधान तरीके से उनको जो दर्जा प्राप्त होता है उन्हें भाषा माना जाता है। ऐसे तो भाषा पूरे भारत की बात करोगे तो बहुत हैं, लेकिन जो वर्तमान में भाषाओं को जो संविधान दर्जा प्राप्त है वो 22 भाषाएं हैं। ऐसे ही पहले थी जो कि संवैधानिक रूप से मान लीजिए या वैसे मुख्य तरीके से जो मानी जाती थी वो कौन थी? 14 भाषाएं थी। तो दोस्तों आप बहुत से लोग कहते होंगे जैसे कि संविधान अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखा गया है या वैसे हिंदी क्यों थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में संविधान इसलिए लिखा गया था, जैसे वोटर्स थे तो ज़्यादातर लोग हिंदी जानते थे, लेकिन आप जैसे ध्यान करोगे या समझोगे कि जैसे बाबा साहब थे उनको इंग्लिश से या वैसे बाहर से PhD करके आए हैं तो इंग्लिश का तो वैसे भी ज्ञान था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और बाबा साहब कहते हैं कि उनको जो अंग्रेजी सबसे सीखे थे वो उनके थे पिताजी। वो अंग्रेजी का श्रेय अपने पिताजी को देते हैं क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो अंग्रेजी के बहुत बड़ी ज्ञाता थे। आप जैसे पता ही होगा रामजी लाल सकपाल जो थे वो एक अंग्रेजी सेना में अध्यक्ष थे, तो उनको अंग्रेजी भाषा का तो वैसे भी ज्ञान होगा क्योंकि भाई अंग्रेजी सेना में अध्यक्ष थे। तो ऐसे ही वो बाबा साहब बताते हैं कि मेरी जो प्रारंभिक अंग्रेजी की जो मुझे सीखी गई थी, बाबा साहब अपनी किताबों में लिखते हैं कि वो उनके पिताजी के द्वारा ही सीखी गई थी।
अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब के पास कितनी कितनी डिग्रियाँ थी। दोस्तों भारत से उन्होंने बीए किया था बॉम्बे विश्वविद्यालय से, और एमए अर्थशास्त्र से किया था दोस्तों, वो भी बॉम्बे विश्वविद्यालय से एमए की थी। बीए एमए यहीं से बाबा साहब ने भारत से की थी। लेकिन दोस्तों बाद में जाते हैं वो अमेरिका जो यूएसए है, वहाँ से एमए करते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। फिर पीएचडी करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उसी से करते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको ज्ञात होगा कि बाबा साहब की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है। अगर दोस्तों आपको ज्ञान नहीं है तो आप कहीं पर यूट्यूब पर और या गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो कि बाबा साहब की वहाँ पर मूर्ति है कि नहीं। दोस्तों आप समझ सकते हो कि विदेशों में बाबा साहब को कितना मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये अपना भारत है जो कि उनको मानता ही नहीं है, उनको स्वीकार नहीं करता है। और दोस्तों अब इंग्लैंड की बात करते हैं, जो कि दोस्तों जब इंग्लैंड के लोग थे वो हमारे ऊपर अधिकार कर रहे थे, तब बाबा साहब जाके उनके वहाँ पर जाकर पढ़ रहे थे। ये आपको ज्ञान होना चाहिए कि वो उनकी समझदारी कितनी हो सकती है। दोस्तों उन्होंने जो की थी डीएससी इकोनॉमिक्स की थी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, यानी LSE जो शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो उसे, और बैरिस्टर एट लॉ जो ग्रेजिन से, वहीं से इंग्लैंड से इन्होंने दोस्तों की थी। तो नमस्कार दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और आपको इस पर कोई डाउट क्लियर हुआ कि नहीं ये भी बताएं। अब दोस्तों आपको मैंने एग्जांपल भी बहुत बढ़िया दिए थे, मुझे यहाँ तक याद है कि आप समझ चुके हो कि संविधान किसने लिखा। तो अब आप दोस्तों इसके ऊपर किसी से बहस मत कीजिए, किसी से लड़ाई मत कीजिए, और पढ़िए और समझिए कि हमारे लोग कैसे थे, कैसे क्या थे। किसी को गाली देने से पहले या किसी की मूर्ति तोड़ने से पहले उसको समझिए कि वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। उन्होंने सिर्फ SC/ST के लिए सब कुछ नहीं किया था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा लिखित संविधान था वो हमारे भारत का ही है, वो आप सभी जो लोग जानते ही होंगे। अब आप बहुत से लोग कहते हैं कि वो पूरी कमेटी के द्वारा बनाया गया था, जो कि मैं आपको एक किताब वाला और बुकलेट वाला मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, वो आप उससे बढ़िया तरह से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएँ, और दोस्तों सतर्क रहें और पढ़ें और समझदारी के साथ समझें, लोगों को एक दूसरे को गाली ना दें। मेरा आपसे यही अनुरोध है, और बाबा साहब भी यही कहते हैं कि आप पढ़िए और मुझे किताबों में ढूंढिए, मूर्तियों में नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।